हेलीकॉप्टर मामले में जेल में बंद थे नाहिद हसन। जेल जाने से पहले एसपी विधायक इरफान सोलंकी की सीएम योगी से मार्मिक अपील। इरफान ने खुद को बताया बेकसूर, पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग। तो उपचुनाव के प्रचार का शोर तो आज थम गया, लेकिन सियासी बयानबाजी जमकर हुई है। सीएम योगी के राम राज्य वाले बयान पर आज अखिलेश यादव ने पलटवार भी किया है। कल मैनपुरी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि एसपी के शासन में माफिया राज करते थे, रंगदारी, अपहरण, पलायन आम बातें थी। सैफई खानदान से मुक्ति जरूरी है, बहन बेटियों को सुरक्षित माहौल मिले, जिस पर आज मैनपुरी में अखिलेश यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रामराज की सिर्फ बात, लाएंगे कब? केंद्र में प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, कौन रोक रहा है रामराज लाने के लिए? पीएम, सीएम, मंत्री, संतरी सब आपके हैं। तो चुनावी प्रचार का शोर थमने के बाद अब मैनपुरी, रामपुर और खतौली में डोर टू डोर प्रचार तेज हो चुका है। 5 दिसंबर को वोटिंग है, जिसका रिजल्ट 8 दिसंबर को आएगा। बीजेपी और एसपी में इन तीनों उपचुनाव में कांटे की टक्कर है। ऐसे में दोनों ही पार्टी तीनों सीटों पर अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। तो सवाल वही है, थम गया सियासी शोर, अब प्रचार होगा डोर टू डोर। योगी का रामराज वर्सेस अखिलेश का समाजवाद। शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अखिलेश का वार निशाने पर बीजेपी सरकार। ये इलेक्शन कमीशन को शिकायतें की हैं क्योंकि प्रशासन का सहारा ले रहे हैं, पुलिस प्रशासन का सहारा ले रहे हैं लोग। मैनपुरी की जनता जानती है कि जब से नेताजी यहाँ से सांसद चुने गए हैं, तब से इस क्षेत्र ने विकास देखा है और लगातार विकास चाहते हैं यहाँ के लोग की देखें। बीजेपी का रामराज बनाम एसपी का समाजवाद। सैफई खानदान से मुक्ति हो, यहाँ के नौजवानों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, बहन बेटियों के लिए सुखद और सुरक्षित माहौल आगे बने। अब रामराज तभी आएगा जब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। तो किसने रोका था इन्हें? प्रधानमंत्री आपका, राष्ट्रपति आपका, मंत्री आपके, एसओ आपके, सीओ आपके, डिप्टी एसपी आपके, डीएम आपके। कौन बचा है समाजवादियों का, बताओ। रामपुर की जंग में कौन किस पर भारी? आज रामपुर का जो युवा है वो अपना मन बना चुका है कि रामपुर को कैसे उद्योग नगरी बनाया जाए, यहाँ के युवाओं के हाथों में किस तरीके से रोजगार आ सके, किस तरीके से यहाँ कारोबार हो सके। वो नेता जो कह रहे हैं वो जाहिर है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें जो कहना है वो कहेंगे और जो हमें जनता तक संदेश पहुँचाना है वो हम पहुँचाएंगे। उपचुनाव में वादे, सबके जीत के दावे। तीनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मैनपुरी, रामपुर और खतौली में प्रचंड बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। कमल खिलने वाला है। सरकार की सफलता का ही परिणाम है ये कि आज दंगाई या तो जेल में है या थानों में पट्टी डाले घूम रहे हैं और ये संकल्प ले रहे हैं कि हमने अपराध छोड़ दिया, हमारी जान बच गई। तो उपचुनाव में प्रचार का शोर आज थम चुका है। आज के बाद सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन होगा और वोटिंग में अब महज कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अशोक पांडे हमारे बीच हैं, राजकुमार भाटी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरविंद यादव प्रवक्ता पीएसपीएल हमारे साथ हैं, आरएलडी के प्रवक्ता अजय वीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता भी हमारे साथ हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है। सबसे पहले 30 सेकंड में आपकी बात सुन लेते हैं। अशोक पांडे जी, चुनाव प्रचार का शोर आज थम गया, लेकिन एक बहस या यूं कह लीजिए कि एक विचार जनता तक पहुंचा दिया गया। योगी का रामराज वर्सेस अखिलेश का समाजवाद। 30 सेकंड। देखिए, योगी जी का रामराज प्रदेश की जनता देख रही। अपराधी जिस तरह से भाग रहे हैं, जिस तरह से उनकी अरबों की संपत्तियां समाप्त हो रही है उत्तर प्रदेश में, अब इस समय रामराज निश्चित दिखाई दे रहा है और समाजवाद जनता ने देख लिया है। इसी समाजवादियों के चलते उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण हो गया था। इन्हीं समाजवादियों के चलते उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया था। पूरे प्रदेश में गुंडा राज चल रहा था
ठीक है, गुंडा राज को हमने ठीक है अशोक खत्म पांडे करने जी, का काम किया। 30 सेकंड पूरे रुक करते हैं राजकुमार भाटी जी का। राजकुमार भाटी जी, क्या तात्पर्य है? आपने कहा, अखिलेश यादव ने कहा कि जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिस राम राज्य की बात कर रहे हैं, वही तो समाजवाद है। बिल्कुल, देखिए समाजवाद ही असली रामराज है और रामराज ही समाजवाद है। हम समाजवादी पार्टी का जो समाजवाद है वो ही असली रामराज है। योगी जी का जो रामराज का नारा है वो फर्जी रामराज है। तो ये आपको अपने शो का नाम रखना चाहिए, असली रामराज वर्सेस फर्जी रामराज। देखिए रामराज की कल्पना कहां से आती है? रामचरितमानस से। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि बैरुन कर काहुसन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। कोई किसी से बैर नहीं करता और गैर बराबरी दूर हो गई है। यही तो समाजवाद है। समाजवाद का नारा भी यही है कि सब हमारे भाई हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर दुश्मनी मत करो, शत्रुता मत करो और गैर बराबरी दूर होनी चाहिए। रामचरितमानस से जो आपने ये व्याख्या उठाई है राजकुमार जी, और उसको जिस तरह से जनता को समझाया है कि किसी से बैर मत करो, भाईचारे के साथ रहो, भाई भाई में लड़ाई ना हो, तो इस पर बहुत सारे सवाल हैं जो पूर्व में आप पर उठते रहे हैं, जानेंगे आपसे। लेकिन अरविंद यादव का रुख करते हैं 30 सेकंड के अंदर। अरविंद यादव जी, योगी जी का रामराज, उसकी बहुत तारीफ की आपने पूर्व में, और अब अखिलेश जी का समाजवाद, जो आप मैनपुरी की जनता, खतौली और रामपुर के लिए छोड़ गए हैं एक विचारधारा मंच से। देखिए योगी जी हमारी तारीफ करते थे, हम लोग उनकी तारीफ नहीं करते थे। उनकी जहां भी खामियां होती थी चढ़ बढ़ के आंदोलन करते थे, धरना प्रदर्शन देते थे। और जहां तक सवाल है राम राज्य का, राम राज्य ने सबने देखा तो है कि राजधानी में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। जब मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं तो जाकर के लोक भवन के सामने आग लगाना पड़ता है, उसको भी देखा है। रही बात मैनपुरी की, आस्था जी मैं एक ही बात कहूंगा कि आज का जो अपार जो जनसैलाब था उसने तय कर दिया है कि आदरणीय डिम्पल जी 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने जा रही है। 30 सेकंड पूरे, ऐतिहासिक जीत का दावा आप कर रहे हैं डिम्पल यादव के लिए। अजय वीर सिंह जी की भी बात सुन लेते हैं, आरएलडी प्रवक्ता हमारे साथ है। खतौली सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। अजय वीर सिंह जी, जयंत चौधरी आज पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुस्कुराते नहीं, उनको मुस्कुराना चाहिए। अब इस आधार पर वोट मिलेंगे क्या? देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो रामराज है, उस रामराज में किसान को उसकी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, कानून व्यवस्था ध्वस्त हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अभी कल गाजियाबाद में 5 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार के बाद हत्या हो गई। तो इस व्यापारी परेशान हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का यही रामराज है तो प्रदेश की जनता को ये रामराज्य नहीं चाहिए। खतौली की जनता पूरी तरह से जागरूक है और निश्चित रूप से रालोद के पक्ष में भारी मतदान करने का उसने मन बना लिया। अजय वीर जी, 30 सेकंड पूरे। मनीष गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में है। मनीष जी, प्रचार का शोर आज थम गया है, सभी ने अपना अपना दांव चल दिया है। जिसको मंच से जो कहना था, जनता से जो वादा करना था या जिसका डर दिखाना था, आरोप लगाने थे, वो सब कुछ आज खत्म हो गया है। अब सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन होगा। तो अब क्या आकलन आपका है? मैनपुरी, खतौली और रामपुर, किसकी बातें, किसके दावों में कितना दम नजर आ रहा है? जनता की नब्ज कौन पकड़ पा रहा है? देखिए मैं समझता हूं कि मैनपुरी में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जो यादें हैं उसको जनता सहेज कर रखना चाहेगी। और जैसा कि शिवपाल यादव जी ने भी क्लियर किया था कि उनका जो है छोटे नेताजी का नाम जिस तरीके से लिया, मुझे लगता है कि वो सीट समाजवादी पार्टी के खेमे में जा सकती है। और वहीं रामपुर में निश्चित रूप से जबरदस्त फाइट है। जिस तरीके से आजम खान जी ने ऊल जरूर बयान दिए हैं, एसपी की जय, पुलिस की जय, जिस तरीके से मजाक बनाने की कोशिश की है, इससे कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण होने की वजह से यह सीट आजम खान के हाथ से निकल सकती है। ये सीट समाजवादी पार्टी से के हिस्से में न जाकर भाजपा में जा सकती है। वहीं खतौली में निश्चित रूप से भाजपा के पद पर जाने की उम्मीद ऐसी बन रही है। ठीक है, चलिए, राजनीतिक विश्लेषक है, अलग अलग आधारों पर वो अपना आकलन करते हैं, अपनी निजी राय रखते हैं, अपना निजी विचार रखते हैं। और चलिए डिबेट को विस्तार देते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अशोक पांडे जी, मैनपुरी से ही शुरुआत करते हैं। रामपुर में देखिए ध्रुवीकरण की बहुत कोशिश की आजम खान ने। वो मस्जिदों को लेकर आए कि मस्जिदों को किसने वीरान कर दिया, उन्होंने इमोशनल आंसू दिखाए कि मुझ पर कितने जुल्म और सितम हुए। और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आप कह लीजिए कि उन्होंने आखिरी हथकंडा भी चल दिया, इमोशनल अपील भी कर ली, उन्होंने पोलराइजेशन की कोशिश भी कर ली,
रामपुर में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं क्या यहाँ पर? देखिए, आपको बता दें कि रामपुर की जनता ने ही नहीं, प्रदेश की जनता ने देखा कि आजम खान साहब मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं। अपने परिवार को, कभी पत्नी को, कभी बेटे को एमएलए एमपी उनके वोटों पे बना रहे हैं और अपने ही संप्रदाय के लोगों की जमीनों को कब्जा करके वो अपना राजपाट चला रहे थे, यूनिवर्सिटी बना रहे थे, शत्रु संपत्ति को कब्जा कर रहे थे। और उन्होंने देखा स्त्रियों के बारे में जिस तरह का अपमानजनक टिप्पणी वो किया करते थे, महिलाओं का अंडर गारमेंट का रंग देखने का काम करते थे, तो जनता ने कहा इस बार उनको रंग हम दिखा देंगे, इस बार उनको हारना है। एमपी हारे हैं, एमएलए हारेंगे। ठीक है, राजकुमार भाटी जी, बड़ी दिक्कतें हो रही हैं रामपुर में। मैनपुरी में तो आप लोग मानकर चल रहे हैं, आश्वस्त हैं कि हम जीतेंगे, बस हमें मार्जिन पर काम करना है कि जीत का जो अंतर है वो बढ़ा हुआ दिखे। लेकिन रामपुर में अखिलेश यादव भी पहुंचे बहुत सवाल उठने के बाद कि क्यों नहीं जा रहे हैं प्रचार के लिए। तो आजम खान पर ही देखा जाए तो प्रचार का मुख्य दारोमदार रहा है और उन्होंने अपना हर कार्ड खेला, बदजबानी भी कर ली, इमोशनल अपील भी कर ली और पोलराइजेशन की कोशिश भी कर ली। देखिए, हम मैनपुरी भी जीत रहे हैं, रामपुर भी जीत रहे हैं और खतौली भी जीत रहे हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। हमें बिल्कुल कहीं कोई शक शुबहा नहीं है। दूसरी बात, जिसे आप आजम खान की बदजुबानी बता रही हैं, कम से कम आपको तो ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए। बीजेपी अच्छा, आजम खान की भाषा आपको सही लगी जहां वो कह रहे हैं कि महिलाएं जो थी, अगर 4 साल जिस तरह हमने सरकार चलाई और 4 साल आ जाती तो महिलाएं पूछती अपने बच्चों से कि बाहर आना है कि नहीं। ये भाषा आपको अच्छी लग रही है? आप कह रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप क्या ये तय करके बैठी हैं कि हमें अपनी बात नहीं कहने देंगे? आप नहीं, बात आप कहिए, लेकिन आपने मुझ पर कहा कि मुझे आप बीच में लेकर के आए, तो मुझे इस चीज को क्लियर करना जरूरी है। देखिए, आप मैच की रेफरी हैं। रेफरी अगर गुस्सा हो जाए या नाराज हो जाए तो फिर मैच फेयर नहीं रह जाता। आप नहीं, लेकिन खिलाड़ी बार बार रेफरी पर ही उंगली उठाए, अपने दांव को ना देखे, ये भी तो ठीक नहीं है ना। आपने ये शब्द बोले, मैंने आरोप नहीं लगाया, आपने ये शब्द बोला कि बदजुबानी, मैंने उसका जवाब दिया। हाँ, तो आपको ये बदजुबानी नहीं लगती? अगर आप में जवाब सुनने की क्षमता नहीं है तो फिर आप पत्रकार नहीं है, कुछ और हो सकती हैं। आप एंकर रहे होने की अधिकारी नहीं है। राजकुमार जी, मुझे मेरा काम मत बताइए। मैंने कहा कि एक महिला और बच्चों के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी जिसकी हर किसी ने भर्त्सना की, वो सवाल मैंने आपसे पूछा और आपने कहा कि मुझे उसको बदजुबानी नहीं कहना चाहिए। पूरी दुनिया उसको बदजुबानी कह रही है और आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, और वो भी एंकर पर आरोप लगाकर। मेरा काम सवाल पूछना है, आप जवाब दीजिए। 20 सेकंड आप मुझे बोलने देंगे तो मैं डिबेट में बैठूंगा, वरना मुझे उठा दीजिए। जवाब दीजिए राजकुमार जी, 20 सेकंड। आपको मुझे नहीं बोलने देना है। आपने तय किया है कि बीजेपी के खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, तो फिर मेरा बैठने का अर्थ नहीं है कुछ। आप बोलने दें तो मुझे समय दें, जितना समय दें उतना मैं बोलता हूँ। बोलिए 20 सेकंड। आपको जिस पर बोलना है आप बोलिए। बीच में चिल्लाएंगे तो नहीं, टोकेंगी तो नहीं। नहीं, मुझ पर आरोप लगाएंगे तो मैं जवाब फिर दूंगी राजकुमार जी। उसके अलावा आपको अपने साथी पैनलिस्टों से कुछ कहना है, भाजपा के लिए कुछ कहना है, जिस भी पार्टी के लिए कहना है, आपके विचार हैं, आप फ्री हैं। 20 सेकंड। जब आप पक्षपात करेंगे तो मैं बोलूंगा, आप नहीं बोलने देंगे तो मुझे उठा दीजिए। आपने कहा कि मेरे खिलाफ मुझ पर आरोप लगाओगे तो नहीं बोलने दूंगी, तो मैं ऐसी डिबेट में नहीं बैठूंगा जहां मुझे बोलने नहीं दिए जाए। आप तय कर लें कि आप निष्पक्ष हैं या आपको एक पक्ष में खड़े हो। राजकुमार जी, यही दिक्कत है विपक्ष के साथ। आपको जब कुछ समझ नहीं आता है तो आप एंकर्स और मीडिया हाउसेस को घेरने लगते हैं। अब भी आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आपको आजम खान पर कुछ नहीं बोलना, लेकिन इसका जवाब ये नहीं हो सकता ना कि आस्था कौशिक इस बात को बदजबानी ना कहे। मैं सवाल का जवाब दूंगा, संतोषजनक तरीके से दूंगा, लेकिन अगर आप सुनेंगी तो। मैं सुन रही हूँ, बोलिए। जनता भी सुन रही है, बोलिए। आप लगातार चिल्लाती रहेंगी तो मैं कतई जवाब नहीं दूंगा। मैं इतना फालतू नहीं हूं। राजकुमार जी, आपकी बात जनता सुन रही है, मैं भी सुन रही हूं। विषय पर बोलिए, सब सुन रहे हैं। समझ रही है, जनता समझ रही है, श्रोता समझ रहे हैं कि आप क्या कर रही हैं, कौन सा खेल खेल रही हैं। आप एक पक्ष में खड़ी हो गई हैं बेशर्मी के साथ। आप फिर वही बात कर रहे हैं, फिर आपको बुरी लगेगी ये बात। जब तक आप सुनेंगी नहीं। मैं सुन रही हूं, जनता भी सुन रही है, लेकिन आप विषय पर नहीं बोल रहे। मैं विषय पे ही बोलूंगा। अगर आप सुने, मुझे समय दें और बीच में टोके नहीं। आप चाहे मुझे 10 सेकंड दें, लेकिन ये कहें कि मैं बीच में नहीं अगर आप टोकेंगी तो मैं नहीं बोलूंगा। आप मुझ पर आरोप लगाएंगे राजकुमार जी तो मैं टोकूंगा। आप विषय पर बोलिए, कोई नहीं टोकेगा। कतई नहीं हूं मैं, इतना फालतू कतई नहीं हूं कि आप टोकेंगे और मैं बेशर्मों की तरह बोलूंगा। मुझे आप धैर्य से, सम्मान से सुने तो मैं बोलूंगा, वरना मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अब आप ये तय कर लीजिए, आपका चैनल तय कर। मैंने आपको 20 सेकंड दिए राजकुमार जी। अब आप उस 20 सेकंड को बार बार जाया करना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा है।
20 आप अपनी बात सेकंड रखिए। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अगर आप इस तरह चिल्लाएंगे तो, इस तरह टोकेंगे तो मैं कतई नहीं बोलूंगा। तो आप मुझ पर आरोप ना लगाकर आप सिर्फ सवाल का जवाब दीजिए। जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि मैं बीच में नहीं टोकूंगी, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। राजकुमार जी, मैंने आपको कहा कि यदि आप मुझ पर या मीडिया हाउस पर अनलगर आरोप नहीं लगाएंगे तब तक आपको मैं तो क्या कोई पैनलिस्ट नहीं टोकेगा। आप अपनी बात रखिए। जब आप बोलते हैं नहीं, आस्था जी, जब आप बोलेंगे या बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे, वे चाहे हम पे कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, हम चुपचाप बैठ के सुनेंगे, फिर हम उसका जवाब देंगे। ये नियम हम पे भी लागू होना चाहिए। हम बोल रहे हैं तो आप हमारी बात तो सुन लें, फिर आप उसका जवाब दें। बोलिए राजकुमार जी। तो आप मुझे नहीं टोकेंगे, मैं बोलूं? बोलिए, विषय पर बोलिए, कोई नहीं टोकेगा। विषय पे ही बोल रहा हूं। आपने दो बातें कही, दोनों का जवाब दे। तो आपने कहा बदजुबानी की, आजम खान ने कोई बदजुबानी नहीं की। आजम खान अपनी पीड़ा कह रहे थे जो आजम खान के साथ अन्याय हो रहा है इस लोकतांत्रिक देश में, कानून के राज्य में, जो एक शानदार नेता के साथ, एक जनप्रिय नेता के साथ, लोकप्रिय नेता के साथ जो नीचता की जा रही है सरकार की ओर से, कि बोलते ही मुकदमा दर्ज होता है, बोलते ही मुकदमा दर्ज होता है, ये उनकी अपनी पीड़ा थी। दूसरी बात, जो मैं जवाब दे रहा था आपको, उस पर भी आपत्ति हो गई तुरंत। समाजवाद ही असली रामराज है। योगी आदित्यनाथ का रामराज फर्जी रामराज है। योगी आदित्यनाथ राम के वो शिष्य हैं कि जिनके मुंह में राम, बगल में छुरी रहती है। समाजवाद इसलिए असली रामराज है कि रामचरितमानस में जब तुलसीदास जी को आप पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा कि बयरुन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। दूसरे उन्होंने कहा कि सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही निज धर्म निरत श्रुत नीति। यानी कि सब लोग आपस में प्यार करते हैं और अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, अपनी अपनी पुस्तकों के अनुसार, जैसे उनके धर्म ग्रंथ कहते हैं। क्या इस सरकार में ये हो रहा है? नमाज पढ़ने पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं इस धर्म के खिलाफ, उनके लोगों के खिलाफ। राजनीतिक दलों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैनपुरी में एसएसपी और डीएम जाकर लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को घरों में धमका रहे हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। रामपुर में पिछली बार लोकसभा चुनाव में वोट नहीं डालने दिया गया, पुलिस ने लाठियां बजाई, 33% मतदान हुआ। आजादी के बाद से सबसे कम मतदान हुआ। क्या इसे रामराज कहेंगे या राम के नाम का अपमान है? भगवान प्रभु श्री राम का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ठीक है राजकुमार जी, आपने बहुत से आरोप भाजपा पर लगाए। अशोक पांडे उसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मनीष गुप्ता कुछ कहना चाहते हैं। बोले मनीष जी। इतनी चालाकी से इन्होंने रामचरितमानस में ये कह दिया कि अपने अपने धर्म ग्रंथों के हिसाब से धर्म का पालन करें, मानो इस्लाम उस समय था। अरे इस्लाम और मुसलमानों के नाम पर वोट लेने का ये कुछ प्रयास करके आप रामचरितमानस से क्यों करें? ये समाजवादी नेता हैं या इनको क्या कहा जाए, खुद ही सोच लें। मुझे शर्म आती है कि वे रामचरितमानस में इस्लाम को मिक्स करके जाने क्या कहना चाहते हैं। ये वोट देने के लिए उतने नीचे ना गिरो भाई, राजकुमार जी उतने नीचे ना गिरो। ठीक है मनीष जी। अशोक पांडे जी, जवाब कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है, उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, उनको धर्म का पालन नहीं करने दिया जाता, जबकि रामचरितमानस में साफ साफ लिखा है कि सभी लोग शांतिपूर्वक अपने धर्म का पालन करें और यही रामराज है। ये सपा की डेफिनेशन है। 10 सेकंड दे देंगे आप? मैं आज आ रही हूँ, एक बार अशोक पांडे जवाब दे दें, उसके बाद राजकुमार भाटी जी। देखिए, इनका रामराज हम देखे, अपने सगे पिताजी को अखिलेश जी तरह से बेइज्जत करके भगाए, दशरथ को भगाए, अपने चचा को भगाए, पिताजी से माइक छीने, छोटे भाई की पत्नी चली गई दूसरे दल में, भारतीय जनता पार्टी में। वारे रामराज। ये डॉक्टर लोहिया कहते थे मुझे राम का मस्तक, शिव का मस्तक, राम की मर्यादा और कृष्ण का हृदय प्यारा है। ये लोग कहते हैं मुझे शिवपाल का मस्तक, राम गोपाल का हृदय, अखिलेश की आंख प्यारी है। मेरा एक कहना है नहीं देती है। समाजवादी लोग नहीं है, आप समाजवादी नहीं है। डॉक्टर लोहिया कहते थे पूरा परिवार, बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद कहते थे पूरा समाज हमारा परिवार है। ये कहते हैं परिवार ही हमारा समाज है। ये लोग समाजवादी नहीं है, ये लोग परिवारवादी लोग हैं। पूरी प्रदेश की जनता देख रही थी, नेताजी को अपमानित कर रहे थे। उसी नेताजी के अपमान का बदला हम जीत के, इन्हें हरा के नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि भारतीय जनता पार्टी देगी। वही नेताजी जिन्होंने मोदी जी से कहा था कि आप दूसरी बार प्रधानमंत्री हो। चलिए ठीक है, अरविंद यादव आप कुछ कहना चाहते हैं?
देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अशोक पांडे जी ने जिस तरीके से अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया है, मुझे बेहद दुख है। कहना नहीं चाहिए। नेताजी को ये लोग कैसे बातें करते हैं, नेताजी को ये लोग बातें करेंगे। आज जिस तरीके से समाजवादी लोग एक साथ आए हैं, जीत को, हमारी जीत को देख के बौखलाए हुए लोग हैं। आज जिस तरीके से अपार जन समर्थन मिला आदरणीय डिंपल जी को, उसको देख के इनको बौखलाहट आ गई है, और इन्हीं को नहीं, इनके सभी शीर्ष नेताओं को भी बौखलाहट आ गई है। मैं देखिए 2 बातें कहूंगा आस्था जी, अगर ये मैनपुरी में कोई भी 5 काम किए हो उसको बता दें। रामपुर में आप आ जाइए, जौहर यूनिवर्सिटी हम लोगों ने बनाया, हमारी सरकार में बना। मैं एक दावे के साथ कहता हूं, एक प्राइमरी स्कूल ये बनाए हो बता दें। किसानों को हमने बिजली मुफ्त में दी, हमारी सरकार सिंचाई के लिए मुफ्त दिया, गन्ना भुगतान समय से किया। इनके यहाँ क्या हंस रहे, किस नाम पे वोट मांगते हैं? केवल पोलराइजेशन करके, केवल विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके आप केवल अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते हैं। संवैधानिक पदों पर बैठने के बावजूद भी बातें करते हैं। और रही बात परिवारवाद पे, अशोक पांडे जी को क्या पता है परिवारवाद क्या होता है? मैं बार बार कहता हूं कि हम लोग परिवारवाद करते हैं, संघर्षों का परिवारवाद करते हैं, त्यागियों का परिवारवाद होता है, समाजवादियों का परिवारवाद होता है, जो संघर्ष करते हैं उनका परिवारवाद होता है। जन्म लेने के बाद तुरंत पद पे कोई नहीं हासिल हो जाता, कुर्सी नहीं मिल जाती है, उसके लिए लाठी खाना होता है, जेल जाना होता है। छोटे नेताजी जिस तरीके से संघर्ष किए उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, देश इस बात को जानता है। ठीक है, तो आप नेताजी के कामकाज को याद दिलाएंगे, उनके लिए श्रद्धांजलि मांगेंगे, और बीजेपी बार बार उनके अपमान को याद दिलाएगी। मनीष गुप्ता कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद राजकुमार भाटी जी। मैं ये कह रहा हूं, देखो वोटों की कैसी राजनीति है कि आज भाजपा भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को फॉलो कर रही है। ये अलग बात है कि माननीय मुलायम सिंह जी को अतीत में भाजपा भी भर भर के गालियां दिया करती थी। तो वोटों की राजनीति के लिए भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों कहां पहुंच गई है देखने की बात है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी धर्म विशेष की वोटों के लिए कुछ भी कहने को तैयार है, उनके नेता की भक्ति में गलती होने के बावजूद, बकरी से लेकर किताबों की चोरी तक के आरोप के बावजूद वो उनका बचाव करने को तैयार है। यह इस देश की राजनीति का स्तर बता जी। राजकुमार भाटी जी, कभी नेताजी ने आशीर्वाद दिया था प्रधानमंत्री मोदी को और कहा था कि वो ही प्रधानमंत्री बनेंगे और भाजपा ही जीतेगी। इसे भी बार बार चुनाव में कोट किया जा रहा है बीजेपी द्वारा। बड़े लोग इतने ही महान होते हैं, महान व्यक्ति कोई छोटी सोच से नहीं बनता। जो लोग लोगों के कपड़े देखकर उपद्रवी पहचानते हों, जो लोग सदन में खड़े होकर विपक्षी पार्टियों को गाली देते हों, वो बड़े महान कभी बड़े नहीं बन सकते। पद पे तो आ सकते हैं, चुनाव जीत गए, तिकड़म से बन गए, थोड़े दिन के लिए किसी पद पर बैठ गए। नेताजी एक महान नेता थे, जमीन से उठ के आए थे, खेत में हल चलाया था उन्होंने अपने हाथ से, साइकिल से चुनाव लड़ा था, साइकिल चलाई थी, टीचर की नौकरी की थी, उन्हें जमीनी सच्चाई पता थी। नेताजी ने, आपको मैं बता दूं आस्था जी, शायद किसी आप में से कुछ लोगों को पता ना हो, 2014 के चुनाव में भी जब अमित शाह ने बयान दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखनऊ कि हम 50 सीटें जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो नेताजी एक फंक्शन में कहीं अमित शाह उन्हें मिले थे, उन्होंने रोक के ये कहा था, वो अखबार में छपा भी था, कह रहे आप 50 क्यों कह रहे हो, आप ज्यादा सीटें जीत रहे हो। तो वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, उन्हें नस पता थी, एक एक विधानसभा क्षेत्र का, एक एक लोकसभा क्षेत्र का उनके पास आकलन होता था, उन्हें पता था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। तो अगर वो बात वो कह रहे थे तो ये उनकी महानता थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि जीतनी चाहिए, वो कह रहे थे जीत रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं। तो वो उनकी महानता थी, उनका ज्ञान था और उनकी जमीनी पकड़ थी, लोगों के ऊपर पकड़ थी उनके पास जानकारी थी। तो इसमें हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। हम तो कहते हैं कि हमारे नेताजी सच बोलने की हिम्मत रखते थे और विरोधियों से भी शत्रुता नहीं मानते थे। हम भी नहीं मानते हैं, अखिलेश जी भी नहीं मानते हैं, हम इन्हें अपना भाई मानते हैं, भटके हुए भाई हैं। हमारी कोई दुश्मनी तो ये हमें दुश्मन मानते हैं, ये हमें मिटा देना चाहते हैं। कभी कहेंगे जमीन में गाड़ देंगे, कभी कहेंगे जेल में भेज देंगे, कभी कहेंगे लाल टोपी को सबक सिखा देंगे, कभी कहेंगे नेस्त नाबूद कर देंगे, समाजवाद को मिटा देंगे। ये भाषा यही बीजेपी के लोग ही बोल सकते हैं। ठीक है, हम तो सबको भाई मानते हैं। अजय वीर सिंह कुछ कहना चाहते हैं। अजय वीर जी। आस्था जी, देखिए उपचुनाव में हमारे जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनकी जीत निश्चित हो चुकी है और उसी से ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए हैं
आज 3-5 बजे प्रचार बंद हो गया था। चुनाव आचार की संहिता की धज्जियां उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। आज हम लोग खतौली में थे, हमने देखा 5 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो गांव जंगहेड़ी में वहाँ सभा करने का काम कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ये मान चुकी है कि हम लोग चुनाव हार गए। क्योंकि खतौली जो गन्ना बेल्ट है उसका पिछला भुगतान अब तक नहीं हुआ। मिल गन्ने के चले हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। सरकार गन्ने का मूल्य घोषित नहीं कर पा रही है क्योंकि सरकार जानती है कि वो इस साल गन्ने का मूल्य बढ़ाएगी नहीं और खतौली उपचुनाव पर उसका असर पड़ेगा। तो 1 महीने के बाद भी गन्ना किसानों को ये पता नहीं है कि मेरा गन्ना किस रेट में जा रहा है। व्यापारी इनसे परेशान हैं, महिलाएं इनसे परेशान हैं। तो खतौली उपचुनाव में मजबूती से सीट पर गन्ने को आपने एक बड़ा मुद्दा बनाया और उसी को लेकर आप प्रश्न भी पूछ रहे हैं। अशोक पांडे जी जवाब दीजिए इस बात का। रामपुर में आप जीत कदम भर रहे हैं क्योंकि आप पहले लोकसभा का उपचुनाव जीत गए। मैनपुरी में भी आपने अपना दांव चलाया, यहाँ के जातिगत समीकरण सेट करने की कोशिश की है और नेताजी का भी आप बार बार जिक्र कर रहे हैं। और खतौली में आपने पलायन और दंगों को याद दिलाया है, लेकिन विपक्ष गन्ने का मुद्दा उठा रहा है। देखिए, गन्ने का सबसे ज्यादा भुगतान हमारी सरकार ने किया था। चीनी मिलों के उनके साथ हाथ मिला रहे हैं जो लोग चीनी मिलों को औने पौने दाम पे बेच रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी चीनी मिलों की व्यवस्था को सुसंगठित पांडे जी, अभी पिछली साल का भी गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ है, ये आपकी जानकारी में होगा। अभी भी पिछले साल का गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ है। मिल को चले हुए 1 महीने से ज्यादा हो गए। अब अभी भी आपने गन्ना किसानों को नहीं बताया आप लोग गन्ना किस कीमत पे खरीदा जा रहा है। किसान को दोबारा समय मिल जाएगा आपको। नफरत की राजनीति इस तरह से बात क्लियर नहीं जाती। हम भाईचारा बढ़ाना चाहते हैं और 2013 के दंगों की याद दिलाकर खतौली में चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ खतौली की जनता को जिसने भाईचारे को बढ़ाने का काम किया है। और आने वाले 5 तारीख को रालोद के पक्ष में इतना मतदान होगा कि भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा कि नफरत और भाईचारे में क्या अंतर होता है। चलिए ठीक है, अभी उसमें वक्त है, लेकिन सभी सियासी पार्टियों ने अपने अपने दांव चल दिए हैं। राजकुमार भाटी जी, समाजवाद और राम राज्य की बात हो रही थी। समाजवाद को भी लेके 3 परिभाषाएं जो है वो मुख्यमंत्री ने दी हैं। कहा है कि शिवपाल यादव का समाजवाद लठैतवाद है, रामगोपाल यादव का समाजवाद पूंजीवाद पर टिका है और अखिलेश यादव का समाजवाद, या जिस आधार पर वो पार्टी चलाते हैं, फैसले लेते हैं, वो अवसरवाद है। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक मठ के महंत रहे हैं। उन्होंने मठ चलाए हैं, पूजा की है, घंटी बजाई है, आरती गाई है। उन्हें राजनीति का ज्यादा ज्ञान नहीं है, ना उनका ज्यादा अध्ययन है। उनकी बातों को ज्यादा गंभीरता से मत लिया करो। वो कुछ भी बोलते हैं। महोत्सव नहीं कराया उन्होंने। ये कौन चिल्ला रहे हैं बीच में? इन्हें क्या? ये बीजेपी प्रवक्ता जी हैं। 1 मिनट रुक जाइए, आपको दोबारा मौका मिलेगा। अशोक पांडे जी 1 मिनट रुक जाइए। आप सैफई महोत्सव पर सवाल पूछना चाहते हैं ना? रुक जाइए, राजकुमार भाटी जवाब दे रहे। बोले राजकुमार जी। अब जो इन्होंने कहा था, मैं जिसके लिए आपसे समय चाह रहा था, इन्होंने कहा कि उस समय इस्लाम था। मैंने क्या इस्लाम का नाम लिया? क्या रामचरितमानस में? और रामचरितमानस जब लिखी गई थी तब तो इस्लाम था, तब तो इस्लाम मुसलमान भारत में आ चुके थे। तो उसमें जो लिखा हुआ है सब नर करई परस्पर प्रीति चलई निज धर्म निरत नीति। इसका अर्थ क्या है ये समझा दें हमें। ये अनपढ़ लोग हैं, ये ना तो अध्ययन करते हैं, न इन्हें ज्ञान है, न इनके पास भाषा है, न इनके पास विचार हैं। ये चिल्लाते हैं बस और उलझुल आरोप लगाते हैं। ठीक है, रामचरितमानस में तो लिखा हुआ सब नर करई पर चलई निज धर्म, अपने अपने धर्म पर चलें। मैंने यही तो कहा था। मैंने कब कहा इस्लाम का नाम लिया? मैंने मुसलमान का नाम लिया। लेकिन इसी उलझुल आरोप लगाते हैं इसी तरह के। ठीक है, मनीष गुप्ता जी, राजकुमार भाटी का कहना है कि रामायण काल में जब रामायण लिखी गई थी, वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी, तब इस्लाम नहीं था यहाँ पर, लेकिन जब उसका अनुवाद हुआ, मतलब जब रामचरितमानस बनी, तब तो मुसलमान आ चुके थे। और एक बार फिर से उन्होंने वही लाइन दोहराई कि सब नर यानी मतलब मनुष्यों को संबोधित करके कहा जा रहा है अपने अपने धर्म पर चलें। तो यहाँ पर किस धर्म की बात हो रही है? वो धर्म जो कर्तव्य पथ के लिए हमें समझाया जाता है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, मतलब क्या सही है, क्या गलत है, ये उसकी बात हो रही है? ये उन अलग अलग विचारधाराओं की बात हो रही है जिसे आज की डेट में सब लोग अलग अलग धर्म और अलग अलग ईश मानकर चलते हैं? नेता हैं और कैसे ये मुसलमानों को प्रभावित करने के लिए, मुस्लिम वोटरों को कैप्चर करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं।
और रामचरितमानस को कोट कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये बता, देखिए अभी इन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ सिंसियर नेता नहीं है, आप उनकी बात को, और योगी जी कितने पुराने, कितनी बार लोकसभा सांसद रहे, शायद इनको याद भी नहीं होगा। तो ये क्या है, धर्म को इस तरीके से करेंगे कि कहीं हमारे वोटों की व्यवस्था हो जाए। एक खास धर्म और एक खास जाति को प्रभावित करने की जो समाजवादी पार्टी की रणनीति रही है, उसमें वो सफल भी रही है। लेकिन की डोर टू डोर कैंपेन किया और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। एक तरफ नेताजी को श्रद्धांजलि देकर ईवीएम के बटन दबाने की गुजारिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ जातिगत समीकरण बिठा करके समाजवाद की नई परिभाषा लोगों के बीच में पहुंचाई जा रही है और नेताजी का अपमान भी याद दिलाया जा रहा है। बहरहाल वोटिंग में अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, लगभग 36 घंटे बाद वोटिंग होगी। जनता पर सभी ने अपनी अपनी छाप, अपने अपने विचार पहुंचा दिए हैं और छोड़ दी है। अब देखना होगा कि जनता किसकी किस। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ अमित गर शुक्ला। ये वक्त है एनकाउंटर का, लेकिन उससे पहले देखते हैं हेडलाइंस।